कार्यालय से मिलेगा रेमडेसिविर, प्रिस्क्रिप्शन लेटर और आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा इंजेक्शन। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, शारदा नहर में गिरी कार, हादसे में 4 की मौत, 1 युवक लापता। अमेठी में पेड़ से टकराया मिला किशोर का शव, माफ कीजिएगा, लटकता मिला किशोर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुजफ्फरनगर के कोविड हॉस्पिटल में मौत का हंगामा, दबंग डॉक्टर ने तीमारदार पर तानी पिस्टल। नमस्कार, न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में भी देश में किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल में लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। इनको पहली किस्त मिल चुकी है। जैसे जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और भी बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुख्य राशन की योजना चला रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पिछले वर्ष 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। इस बार मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है।
देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हां, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। वहीं ऑक्सीजन और वैक्सीन के बाद अब केंद्र व राज्य सरकार के बीच में वेंटिलेटर्स को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां पर केंद्र से मिले हुए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पर देने का आरोप लगा रही है, वहीं पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से मिले हुए वेंटिलेटर्स को डिफेक्टिव बताते हुए इनकी खरीद की जांच की मांग कर डाली है। पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार ने प्रदेश को पीएम केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए थे। इसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। गहलोत ने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कई वेंटिलेटर्स में तकनीकी खामियां हैं और इन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गहलोत का यह बयान तब आया है जब बीजेपी ने वेंटिलेटर्स किराए पर देने के मसले को तूल दे डाला है और राज्य सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास किया है। वहीं देश में नए कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है। बीते गुरुवार को भी देश में 3,42,896 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान अच्छी खबर यह रही कि नए मरीजों की संख्या से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस दौरान 3,44,570 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। वहीं पर मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को कुल 3,09,97 मरीजों को कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर एक्टिव केसेस की संख्या 37,327 बनी हुई है। दिल्ली में भी कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या में कमी है। राजधानी में 10,479 नए मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि यहां पर 308 मरीजों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वायरस दोबारा सामने आ सकता है। ऐसे में राज्यों के सहयोग के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां रखनी होंगी। कहा गया है कि पाबंदियों और कोविड-19 संबंधी नियमों के पालन के साथ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना होगा। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य बीके पॉल ने कहा है कि अगस्त और दिसंबर के बीच में 5 महीनों में देश में 200 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी अगले हफ्ते से उपलब्ध हो सकती है। महाराष्ट्र में आज फिर एक नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 2000 से कम नए मामले सामने आए। कोरोना के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई को लेकर मुंबई मॉडल की केंद्र सरकार की तरफ से भी तारीफ की गई। गुरुवार को महाराष्ट्र में महामारी के 42,582 नए मामले सामने आए, जबकि कुल 54,535 लोग इस महामारी को हराकर स्वस्थ हुए। 24 घंटे के दौरान राज्य में 850 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 52 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। कुल रिकवरी दर 46 लाख से ऊपर है। वहीं पर 78,857 मौतें हुई हैं। राजधानी मुंबई की बात करें तो 1,946 नए मामले सामने आए और रिकवर होने वालों की संख्या 2,037 है। शहर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6,84,048 है। इस वक्त शहर में 38,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। बता दें कि ब्रह्म महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने गुरुवार को वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी है कि बीएमसी ने वैक्सीन के लिए वैश्विक टेंडर जारी किया है। ऐसा करने वाला ये पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मुंबई की मेयर ने जानकारी दी है कि वैक्सीन के लिए इस ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 18 मई है। प्रक्रिया पूरे होने के 3 हफ्ते के अंदर संबंधित कंपनियों को वैक्सीन मुहैया करानी होगी। इसके लिए उसे इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को जो उनकी गाइडलाइंस है उसका पालन भी करना होगा।
हरिद्वार के लक्सर में लाखों की लागत से लक्सर रुड़की तिराहे पर शंकर भगवान की मूर्ति लगाई गई थी, लेकिन इतने महीनों के बाद भी मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया है। इस कारण से लक्सर क्षेत्र की जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि इतने दिनों तक शंकर भगवान की मूर्ति को कपड़ों से ढककर रस्सियों से बांधकर रखना पड़ा है। लक्सर के गणमान्य व्यक्तियों का कहना है कि आखिर क्यों शंकर भगवान की मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया, ये बात समझ से परे है। लक्सर के गणमान्य व्यक्तियों ने कहा है कि इस मूर्ति को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द शंकर भगवान की मूर्ति को कपड़े व रस्सियों से बंधन से मुक्त करना होगा। लक्सर व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि शंकर भगवान की मूर्ति का शुभारंभ महाशिवरात्रि पर या फिर कुंभ में हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद शंकर भगवान की मूर्ति को रस्सियों से जकड़कर रखना गलत है। जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ के, उनकी जो किसी काम को लेकर चाहत होती है वो टेंडर होने तक होती है। अपना टेंडर हुआ, किसी चहेते को और टेंडर दिलवाना, अपना कमीशन खाना और मौज लेना। वरना विश्वव्यापी कुंभ हुआ, पूरी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए कुंभ पे खर्च किए और इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की और प्रसारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। तो क्या ये यहाँ पर इतना शिवरात्रि भी चली गई, सारा कुंभ चला गया, तो किसी को अनावरण करने का फुर्सत ही नहीं मिली? ऐसा क्या कर रहे हैं लोग? हमें तो पता चला है कि कोई विधायक के साले को ही टेंडर हुआ है यहाँ का, और उनकी कोई रुचि क्षेत्र के विकास में, जनता के हितों को, जनता के मामलों को लेकर, सरोकारों को लेकर नहीं रहती है, और ये विधायक फेल हो गया है। मेरा कहना ये है कि ये विधायक जी के प्रस्तावना पर ये शिव चौक और शिव मूर्ति की स्थापना हुई है और नगर पालिका ने इसकी अनुमति दी है, और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका शुभारंभ हो। और एक दो बार मैंने इच्छा जताई भी है, विधायक जी को कहा भी, और मैं जल्दी से जल्दी विधायक जी को कहकर इसका मुहूर्त निकलवा कर इसका उद्घाटन करने की उनसे अपेक्षा करूँगा। वहीं उत्तराखंड में कोरोना काल की दूसरी लहर में यदि जेल में संक्रमण ने पैर पसारे तो कई बंदी कैदियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। मौजूदा समय में जेल में 1000 से ज़्यादा कैदी बंद हैं, जबकि जेल में क्षमता के अनुसार बैरक भी नहीं है। ऐसे में अब बंदी और कैदियों को संक्रमण का डर सता रहा है, जिसके बाद जेल मुख्यालय के अधिकारियों ने रिहा किए जाने वाले बंदियों की सूची तैयार की है। प्रदेश की 8 जेलों से 46 बंदियों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद इन्हें फिर से वापस जेल में अपनी आमद करानी होगी। यदि पैरोल का समय खत्म होने के बाद कोई बंदी वापस नहीं आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पैरोल पर रिहा किए जाने वाले बंदियों को उनके घरों पर छोड़ने के लिए पुलिसकर्मी जाएंगे। इसके लिए जेल प्रशासन ने डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरक्षाकर्मी मिलते ही बंदियों को भेज दिया जाएगा। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन नाजिर होते हैं। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने,
या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान? तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देहरादून में कोरोना की दूसरी लहर में जल्द ही एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगने वाली है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसके तहत देहरादून में 3 श्रेणियों में अलग अलग एम्बुलेंस का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस पर मोहर लगने के बाद में ये किराया लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में नैनीताल और हरिद्वार में हाल ही में एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है। ये किराया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तय किया गया है। अब आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को एम्बुलेंस के किराए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जैसे ही प्राधिकरण की ओर से इस पर मोहर लगेगी, ये किराया लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद इससे इतर अगर किसी भी एम्बुलेंस संचालक ने वसूली की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशन में मिशन हौसला अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया। महामारी के इस दौर में जिंदगी के मोड़ पर कौन किस जगह काम आ जाए, ये लोग अब तकदीर का ही खेल मान रहे हैं। और अब बिंदुखत्ता एवं हल्द्वानी के युवकों की ही बात करें तो उनके परिजनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके लिए उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साक्षात भगवान बनकर आएंगे और अस्पताल में जाकर के उन्होंने अपना प्लाज्मा खुद ही डोनेट किया है। आपके ब्लड में कुछ चीज़ दी है तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सामान्य मैं महसूस कर रहा हूँ और मेरे सभी 2 यहाँ पर पेशेंट हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं उनको डोनेट कर रहा हूँ। मेरे सभी लोगों से जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके जिसको भी मौका मिले, तो तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहता है कि डोनेट करने से कमजोरी महसूस होती है, तमाम तरह अन्य बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल निसंकोच सामने आइए। लोगों को जो संक्रमित लोग हैं उनको प्लाज्मा डोनेट करिए। चित्रकूट जिला जेल रागौली में कैदी अंशुल दीक्षित ने फायरिंग कर मेराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या कर दी है। मुकीम काला पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था। वहीं पर पुलिस कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी मारा गया है।
जेल के अंदर फायरिंग से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक मृतक बंदी कुछ दिनों पहले बाहरी जेल से यहां पर शिफ्ट हुआ था। जिले के आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। आईजी के सत्यनारायण, डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला, एसपी अंकित मित्तल, जेल अधीक्षक श्री प्रकाश त्रिपाठी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बता दें कि मुकीम पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती जैसे 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कभी चिनाई मिस्त्री रहे मुकीम की गिनती हार्डकोर क्रिमिनल के रूप में होती थी। वहीं पर मुकीम काला को मारने वाले अंशुल दीक्षित को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर जिले के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से 2014 में गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटी सुरक्षा को लेकर भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन बालिकाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी ने शोहदे से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अमेठी जिले के जामू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की कोमल सुबह घर से बकरी चराने के लिए निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद घर वालों को उसे ढूंढने में वो लोग लग गए। खेत के किनारे लगे हुए पेड़ में उसका शव लटकता हुआ मिला। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को नीचे उतारा गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। मामला साहब छगड़ी लेके गए ही चलावे। अच्छा जी। वहाँ पर साहब छगड़ी वापस आ गई। अच्छा। छगड़ी वापस आई साहब 12 बजे। अच्छा। लगभग 12 बजे छगड़ी वापस आ गई सर। उसके साथ में बच्ची नहीं थी। तो हमारी लड़की एक थी, तो कहे कोमल अभी नहीं आई है, कहा जाई देखी जाए कहाँ है। घोड़ा हाथा गई। घोड़ा हाथा में वहाँ गई तो 4 फुट की ऊंचाई पर सपेता के पेड़ में गांठ लगाकर तो फांसी दी गई थी। सीधा पेड़ था। अच्छा, आप लोग ये आशंका जता रहे हैं कि फांसी लगाई गई है किसी के द्वारा? हाँ, फांसी किसी के द्वारा लगाई गई है। अच्छा। सब सीधा पेड़ साहब हमारा बैठक डांट होत लगाई कूदी होत, तो वो हमारा शंका होत सीधा पेड़ वहाँ चढ़ नहीं सकत। अच्छा, तो क्या रेप ओप की भी आशंका है क्या आपको? हमका साहब शंका केहू नहीं, ना केहू दुश्मनी रही, ना झगड़ा रही। बदबू आवत रही, बदबू से भाव कपड़ा बदल दिन जाए। तब जब बदला है तो दूसर पहरावा, तब उसके खून के मतलब के शरीर में सोथर रही। जब और खोल के देखा तो यहाँ पेट में है। पेट में भी निशान थे? हाँ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, अपना वो जो काम है वो अपना करके गई। बाकी उनके एक दादी हैं, वो बताई कि जब उनका लड़की का कपड़ा चेंज किया गया तो उसमें ब्लड लगा था, लेटरिन हो गई थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन थी, ब्लड निकल आया था। ये सब उनकी दादी बताई जब कपड़ा चेंज की थी तब। वहीं पीलीभीत के थाना मांधो टांडा के गांव जमुनिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मां ने 3 नाबालिग बच्चियों के साथ में जहर पी लिया, जिसके बाद में महिला व एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक की बेटी ने अपने बाबा व चाचा पर जहर देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी मम्मी खत्म हो गई, हमने वो कर दी, हमारी तबीयत सही है और हमारी बहनों खत्म हो गई। अच्छा, कितने पिलाई दवाई तुम्हें? हमारे चाचा वेद पालन और हमारे पापा अमर सिंह ने और हमारी बुआ लीला मतिन और मुनीसा बुआन और बाबा शंकर लाल ने। तबीयत ठीक नहीं है और चलो घर के लोग निकलते हैं। हम लोग कुछ नहीं बताया और ध्यान भी नहीं दिया इतना। तो उसके बाद में जब भांजा यहाँ आया तब उसने मतलब देखा कि ये तीनों उल्टी वगैरह मतलब कर रहे हैं, तो पूरी बात पता लगी कि मतलब इनने पॉइजन लिया है या दिया है। ठीक, तो इसी बात की मतलब जानकारी दी भांजा ने मैंने लोगों को वहाँ, और कहीं हम इधर से लेके आ रहे हैं इन लोगों को। तो जो है फिर पूर्णपुर में मिले ये लोग, तब तक जो है वो सेजल एक्सपायर हो चुकी थी और ये 3 लोग मतलब होश में थे।
और उसके बाद में ममता लगभग हमारे जाने के बाद 15 मिनट तक 20 मिनट तक कहीं जीवित हो गई खत्म। ममता देवी वाइफ ऑफ धर्मपाल द्वारा स्वयं तथा अपने 3 नाबालिग बच्चों को जहर खा लेने से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। इनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ममता देवी और उनकी एक नाबालिग बेटी की मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी नाबालिग बेटी और छोटा बेटा अस्पताल में इलाजरत है। इसमें थानाध्यक्ष माधव टांडा और सीओ पूरनपुर द्वारा तत्काल मौके पर जाके तमाम स्थिति का जायजा लिया गया। इनके परिवारजनों के साथ भी पुलिस लगातार संपर्क में है। आगे जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लेगी। वहीं मुजफ्फरनगर के सिटी स्थित हार्ट क्लिनिक कोविड हॉस्पिटल में संक्रमित पेशेंट की मौत हो जाने पर परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं पर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की दबंगई तब देखने को मिली जब डॉक्टरों के हाथ में एक पिस्टल वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें कि दबंग डॉक्टर मृतक पर तीमारदारों को पिस्टल से समझाते हुए धमकाकर बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल पर 2 लाख रुपए लेकर मरीज की मौत की जानकारी देने का आरोप लगाने के साथ में ही मारपीट का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत करवाया है। मैंने अपने कल बाबा जी श्री एन के गुप्ता जी को यहाँ पे एडमिट किया था। वो कोरोना थे। कल उनकी हालत काफ़ी सही थी, लेकिन हमने बैकअप लेने के लिए हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कल पूरे दिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी तो आपका पेशेंट आया ही है, तो हम 2 दिन तक कुछ नहीं बता सकते। इन्होंने कहा आप हमें एक काम करिए, 2 लाख रुपए जमा करिए एडवांस ही। हमने इन्हें 2 लाख रुपए तुरंत एडवांस करे। माहेश्वरी पैथोलॉजी लैब को हमने 7,000 रुपये पे करे तुरंत। टेस्टिंग के इन्होंने अलग बताए हैं। उन्होंने कहा दवाई का खर्चा आपका अलग लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा पेशेंट सेफ रखना। मैंने इनको सारा पैसा पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने 12 बजे फ़ोन आता है कि हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पे ले रहे हैं और आप साइन करने आ जाइए पेपर। आपका पेशेंट नहीं रहा। हमने कहा पेशेंट नहीं रहा क्या मतलब? कहने के पेशेंट नहीं रहा आपका। मैंने कहा आप तो कह रहे थे सुबह तक सिचुएशन कंट्रोल में, अब अचानक कह रहे कि नहीं रहा। अब इन्होंने हमने कहा आप एक काम करिए, आप अब हमारा पेशेंट तो रहा ही नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, तैयारी करो, बिल विल बनवाओ। हम अपने पेशेंट की तैयारी कर रहे हैं और हमें उन्होंने कहा ठीक है समरी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा समरी नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको बिल दे सकते हैं। हमने कहा भाई समरी क्यों नहीं दोगे जब हमारा पेशेंट है? उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। इस बात पे हमारी आपस में मुंह से कासुनी होने लगी। उन्होंने कहा पेपर मेरे हाथ से छीन लिए जो इन्होंने साइन करवाए थे, जिस पे लिखवाया था कि 2 लाख रुपए हमने दिए हैं। ये मुझे अपने आईसीयू के बिल की पेमेंट काट के 1,31,500 रुपये वापसी कर रहे थे। फिर ये वापसी ले गए। इन्होंने कहा थोड़ी देर में देंगे बॉडी के साथ ही। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अचानक उन्होंने देवेंद्र सैनी के भाई ने बेसमेंट में इनके 10 जने स्टाफ के थे, 12 जने, उन्होंने पहले वहाँ मार पिटाई करी। उसके बाद मेरा भाई और मैं गेट खोला, ज़बरदस्ती जान बचा के गेट सड़क तक आए तो उन्होंने एक गोली बेसमेंट में चला दी, एक गोली इन्होंने अपने फ्रंट पे टेंट के नीचे चलाई। उसके बाद इन्होंने धमकी दी, प्रशासन को बुलाया, हमें थाने भिजवाने की कोशिश करी। प्रशासन कहने लगा अभी थाने जाओ, थाने जाओ, अभी थाने जाओ। हमने कहा अपने बाबा जी को हम अंतिम संस्कार कर लें, हमारा आधार कार्ड जमा कर लें, हम शाम को आपके थाने में ही आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर भी नहीं मानी। प्रशासन हमें कहने लगा कि रिक्शा में बैठ के आप तुरंत जाएं थाने में, इन लोगों के दबाव में केवल। जब मैं आया हूँ यहाँ पर गोली वोली कोई नहीं चल रही थी, लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग बाग इधर उधर खड़े हुए थे। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था, कल मिस्टर एन के गुप्ता यहाँ पर। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो, जहां हम आपको दिखाते हैं कुछ स्पेशल वीडियोस। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा खास शो अजब गजब। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो आपके बोरिंग दिन को